हेलो एवरीवन, जैसा कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर से कुछ क्वेश्चंस को। बेसिकली यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे वो सभी याद रखिएगा आपकी जो AAO एग्ज़ाम है इसमें आपसे पूछे गए थे। इसलिए याद रखिएगा एक बार सभी क्वेश्चंस को ध्यान से ज़रूर देख ले, क्योंकि याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस है सभी आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई क्लास लगेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहेगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपने ये क्वेश्चन तो बहुत बार सुन लिखा है, याद रखिएगा आपने ये क्वेश्चन तो बहुत बार सुन रखा है कि खीस का कितना % हिस्सा या फिर बछड़े का जो वजन होता है इसका कितना % हिस्सा खीस पिलाना चाहिए। याद रखिएगा वो होता है 10% हिस्सा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है कि जो सामान्य दूध है उससे खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 से 5% अधिक प्रोटीन पाई जाती है खीस में। सामान्य दूध होता है, इससे याद रखिए खीस में क्या होता है, 3 से 5% अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात ही कर रहे हैं खीस की, तो खीस के बारे में कुछ यहाँ पर आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि खीस, सबसे पहले खीस होता क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई पशु है, गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्या होता है, बछड़े को जन्म देते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जब याद रखिएगा पशु ब्याता है उसके 1, 2, 3 से 4 दिन आप मान लीजिए कि जब पशु ब्याता है तो उसके 3 से 4 दिन तक जो हल्के पीले कलर का जो स्त्राव आता है उसे ही क्या बोलाता है, याद रखिएगा खीस बोलाता है। हल्के पीले कलर का जो स्त्राव आता है उसे ही क्या बोलाता है, याद रखिएगा खीस बोलाता है। ठीक है, खीस क्या है ये तो आप समझ गए। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछता है खीस क्यों पिलाया है, याद रखिएगा बछड़े को पिलाया है, लेकिन क्यों, इसमें ऐसी क्या खासियत होती है कि ये बछड़े को पिलाया है। तो याद रखिएगा सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखिएगा, बछड़े में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। इसलिए याद रखिएगा बछड़ों को क्या पिलाया है, खीस की मात्रा पिलाई जाती है। ठीक है, अब ये भी हमने जान लिया क्यों पिलाया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये विकसित करता है, इसलिए हम बछड़े को खीस पिलाते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप नोट करिए कि कितना पिलाया है। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि खीस पिलाया है, लेकिन कितना। तो याद रखिएगा जो बछड़ा होता है उसके शरीर भार का, जो बछड़ा होता है उसके शरीर का याद रखिएगा 10%, मतलब 10वां हिस्सा याद रखिएगा क्या पिलाया है, खीस पिलाया है। और खीस को याद रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलाता है, कोलेस्ट्रॉल। ओके, याद रखिएगा खीस को इंग्लिश में क्या बोलाता है, कोलेस्ट्रॉल बोलाता है। इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा पिलाती है या फिर कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि यार कोलेस्ट्रॉल खीस तो एक ही होते हैं ना। तो याद रखिएगा आपको दोनों टाइम में मिल सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा है भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, याद रखिएगा कालीन ऊन उत्पादन के लिए, तो वो कौन सी होती है, याद रखिएगा वो होती है चोकला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा किसकी पूछी गई है, भारत में, और किसकी नस्ल, बकरी की नस्ल आपसे पूछी गई है। तो सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सोचिए। पहले ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि बारबरी, ब्लैक बंगाल, कुटकी या फिर चंगथांगी। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी डी कमेंट किया है उसका राइट आंसर है जो पश्मीना ऊन है, याद रखिएगा ये प्राप्त की जाती है चंगथांजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि गायों में गर्भकाल कितना होता है। गायों का जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये कितना होता है। याद रखिएगा गर्भकाल मतलब गेस्टल पीरियड, तो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक आपसे पूछता है गाय के बारे में, एक आपसे पूछता है भैंस के बारे में। ठीक है, याद रखिए ये दोनों ही क्वेश्चन आपको लगभग कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए दोनों को आप जरूर नोट कर ले कि गाय का तो कितना होता है, याद रखिएगा 281। कितना होता है, याद रखिएगा 281 दिन। और अगर आपसे पूछता है भैंस का, तो भैंस का कितना होता है, याद रखिएगा ये होता है, याद रखिएगा 310 दिन। भैंस का अगर आपसे पूछता है गर्भकाल तो कितना होता है, 310 दिन। और अगर आपसे पूछता है गाय, तो गाय का जो गर्भकाल होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, ये कितना होता है, याद रखिएगा 281 दिन होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। हमने ये तो जान लिया
कि गाय का जो गर्भकाल होता है ये होता है 281 दिन। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, 30 से 35 दिन तो नहीं हो सकता, 5 से 10 दिन भी नहीं हो सकता क्योंकि 300 है, ठीक है। 305 या फिर 310 ये भी नहीं हो सकता, 315 से 320 ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यही तो जान लिया कि 281 दिन होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? याद रखिएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? वर्ग फीट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो अब हम पहले ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से देखिए और राइट आंसर कमेंट करिए। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं एक जो सामान्य गाय होती है इसके लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, कितने वर्ग फीट की आवश्यकता होती है, वो होती है याद रखिए 20 से 25 वर्ग फीट। कितने की आवश्यकता होती है? याद रखिए 20 से 25 वर्ग फीट एक गाय के लिए पर्याप्त मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि हे में नमी का प्रतिशत कितना होता है। अब याद रखिए, एक होता है साइलेज, एक होता है हे, ठीक है। आपको ये तो पता है कि इन दोनों में याद रखिएगा नमी की मात्रा होती है, लेकिन साइलेज में ज़्यादा होती है फिर हे में ज़्यादा होती है। आप कैसे इनमें दोनों में यानी जो डिफरेंस है, अंतर आप पैदा कैसे करोगे कि साइलेज में ज़्यादा नमी पाई जाती है हे में। तो अब यहाँ पर आप एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना अपने माइंड में, जब भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक भी आप मान सकते हो, क्योंकि याद देखिए अगर आपको ये पता है ना तो आप आसानी से इसका राइट आंसर दे दोगे, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि याद देखिए ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि साइलेज में ज़्यादा नमी पाई जाती है फिर हे में ज़्यादा नमी पाई जाती है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो साइलेज है ये जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? साइलो बोला जाता है। अब मान लीजिए इसको हम साइलो में तैयार कर रहे हैं, मतलब गड्ढा में तैयार कर रहे हैं। साइलेज को हम क्या कर रहे हैं? याद रखिए गड्ढे में तैयार कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ को अगर गड्ढे में दबाएंगे तो उसमें क्या होगा? नमी की मात्रा तो ज़्यादा ही रहेगी ना। याद रखिए, अगर मान लीजिए हम कोई एक चीज़ को तो हम क्या कर रहे हैं? गड्ढे में जमा रहे हैं, और हे को क्या कर रहे हैं? हम याद रखिएगा फर्श पर सुखा रहे हैं, ठीक है। इसको तो हम क्या कर रहे हैं? गड्ढे में, और जो हे होता है इसे हम क्या करते हैं? फर्श पर सुखा देते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जो गड्ढे वाली जो यहाँ पर जो वस्तु है इसमें ज़्यादा नमी होगी या फिर जो फर्श पर पड़ी है उसमें ज़्यादा नमी होगी? सोचिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर याद रखिए एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन है कि याद रखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई चीज़ है जो कि गड्ढे में पड़ी है तो उसमें ज़्यादा नमी होगी, ठीक है। याद रखिएगा अगर मान लीजिए कोई सी चीज़ है जो कि गड्ढे में तैयार की जा रही है तो उसमें ज़्यादा नमी होगी बतौर जो फर्श पर पड़ी है। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो फर्श पर पड़ी है इसमें ज़्यादा नमी तो वैसे ही उड़ जाएगी ना। अब मान लीजिए याद रखिए नमी को उड़ाने का कार्य वायु भी करती है और प्रकाश भी करता है। अगर मान लीजिए आप धूप में सुखा रहे हो तो वैसे ही धूप से तो उड़ ही जाएगी पूरी नमी, ठीक है। और सेकंड होती है याद रखिएगा हवा, जो कि क्या करती है? याद रखिएगा नमी को उड़ाने का कार्य करती है। तो इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि हे में तो क्या होता है? याद रखिएगा कम नमी होती है, बल्कि साइलेज में ज़्यादा नमी होती है। अब अगर हम बात करते हैं कितनी होती है, तो याद रखिए जिसको हम गड्ढे में तैयार करते हैं इसमें होती है याद रखिएगा 65 से 70%। कितनी होती है? याद रखिएगा 65 से 70% इसमें नमी की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हे, तो हे में याद रखिएगा जो कि हम फर्श पर सुखाया था हमने, इसमें क्या होता है? याद रखिएगा केवल और केवल 15 से 20% नमी की मात्रा होती है। बस अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि किस में ज़्यादा नमी होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है तो आप दोबारा से क्लास को रिपीट कर सकते हो, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपका सॉल्यूशन जल्द ही दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वैसे यहाँ पर याद रखिएगा हमने इसका राइट आंसर बता चुके हैं कि हे में जो नमी की मात्रा है ये कितनी पाई जाती है? याद रखिएगा 15 से 20% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गौ पशुओं एवं सुअरों में खुरपका एवं मुहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जो एफएमडी रोग है, जो एफएमडी रोग है मतलब फूड एंड माउथ डिजीज, ये किसके द्वारा होती है? याद रखिए ये होती है एक वायरस जनित रोग होता है, मतलब वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? याद रखिएगा वायरस के द्वारा होती है। इसके साथ साथ अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ ही रहे हो तो इसके साथ साथ याद रखिएगा इसकी मुख्य पहचान क्या है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो खुरपका एवं मुहपका बीमारी है इसकी मुख्य पहचान क्या है? तो अब यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि इसकी जो मुख्य पहचान है, याद रखिएगा खुर और मुह।
इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसकी मुख्य पहचान कि याद रखिएगा खुर और मुँह। खुर का मतलब जो पैर के जो खुर होते हैं उन पर, और मुँह तो आप जानते ही हो। तो याद रखिएगा खुर और मुँह पर क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। इसकी प्रमुख पहचान है कि जो खुर होते हैं और जो मुँह होता है इन पर क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, याद रखिए पक जाते हैं, इसलिए तो इसका नाम है कि खुरपका एवं मुँहपका। ठीक है, आसानी से समझ गए। इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, इसमें खुर और मुँह क्या होता है, पक जाता है या फिर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आमतौर पर देसी गौवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की मात्रा निम्न में से कितनी दी जाती है। अब यहाँ पर याद रखिए आपसे क्या पूछा गया है, जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है ये कितनी दी जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा 2 पॉइंट आप जरूर नोट कर ले, क्योंकि याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मैं साथ साथ नोट करवा रहा हूँ। इसलिए याद रखिएगा हमेशा जब भी हमारी क्लास लो तो एक बुक ज़रूर लेके बैठो आप, जिससे कि जब भी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाता है तो उसे आप ज़रूर नोट कर ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिए ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो गाय के संदर्भ में, एक पूछा था आपको भैंस के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाय, जैसे कि क्वेश्चन में है आपसे पूछा है गौवंश मतलब गाय, गौवंश मतलब गाय। तो गाय का संतुलित राशन तैयार करने के लिए जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है ये कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए याद रखिएगा 2 से 2.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम शरीर भार पर। याद रखिएगा जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है ये याद रखिएगा जो पशु का शरीर भार होता है उसके अकॉर्डिंग ज्ञात की जाती है। कितना शरीर भार, याद रखिएगा 100 किलोग्राम शरीर भार पर गाय को 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भैंस, याद रखिएगा इसका तो क्या होगा, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। और अगर हम बात करते हैं भैंस, तो भैंस का अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम वजन है तो इसके लिए हम जो शुष्क पदार्थ की जो मात्रा देंगे इसे याद रखिए ये देंगे थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 3 से 3.5 किलोग्राम। भैंस को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है, कितना दिया जाता है शुष्क पदार्थ, 3 से 3.5 किलोग्राम। और अगर आपसे पूछता है गाय, तो गाय को कितना दिया जाता है, मात्र 2 से 2.5 किलोग्राम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको आसानी से पता चल गया है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का कितना होना चाहिए। तो ये तो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि याद रखिएगा जो गाय के बछड़े को जो खीस पिलाया जाता है ये कितना पिलाना चाहिए बछड़े के वजन का, 10% हिस्सा। तो कौन सा है हमारा राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक डिवाइडेशन किया गया है श्रेणियों का, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि भारत में जो पाई जाने वाली जो भैंसें होती है ये किस श्रेणी में रखी गई है। तो याद रखिए इनको रखा गया है दलदली भैंसों के अंतर्गत। जितनी भी यहाँ पर जो भैंसें पाई जाती है इन सभी को किस श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा दलदली भैंसों के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो याद रखिएगा शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है चोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने से कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है। अत्यधिक गीला अगर आप हरा चारा खिला रहे हो पशु को तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा आपको कल ही मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा रोग है जो कि आहार जनित है। मतलब अगर हम उसे क्या करते हैं अधिक चारा खिला देते हैं तो क्या होता है उसके पेट में हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती है और उसका पेट क्या होता है फूल जाता है। अब तो आपको याद आ गया होगा ना वो कौन सा रोग है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोबारा से देख लीजिए कि ऐसा रोग है जिसमें क्या करते हैं हम अधिक अगर हरा चारा खिलाते हैं तो पशु में क्या होता है पशु के पेट में जो हानिकारक गैस है ये एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है पशु का जो पेट है ये फूल जाता है। और वो कौन सा रोग होता है याद रखिएगा वो होता है आफरा रोग होता है। कौन सा होता है आफरा रोग होता है, मतलब टिम्पेनाइटिस याद रखिएगा सेकंड नाम होता है आफरा का ही होता है। ठीक है, आफरा को ही टिम्पेनाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा आप ऐसे मान सकते हो कि इसे आफरा क्या होता है एक आहार जनित रोग होता है। दोनों तीनों पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको नोट करा दिए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आफरा क्या होता है, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए कि पशु को अगर हरा चारा अधिक मात्रा में खिला देते हैं तो उससे क्या होता है पशु के पेट में हानिकारक गैसों का एकत्रित हो जाती है और ये गैसों का
एकत्रित होना ही क्या करता है, याद रखिएगा, पशु के पेट को फुलाने का कार्य करता है और इस रोग को ही क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, आफरा रोग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, चाहे आपसे पूछा जाता है गेहूं का स्मट रोग, स्मट होता है ये, ठीक है, कंडवा का क्या होता है, इंग्लिश वर्ड स्मट। तो अगर आपसे पूछता है, याद रखिए, गेहूं का स्मट रोग, या फिर आपसे पूछता है गेहूं का या फिर जौ का लूज स्मट। अगर आपसे पूछता है गेहूं का स्मट या फिर आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, जौ का लूज स्मट, ये दोनों ही क्या होते हैं, याद रखिएगा, इंटरनल सीड बोर्न डिजीज होती है। मतलब इनका जो फैलाव होता है ये याद रखिएगा बीज के द्वारा ही होता है, मतलब बीज से ये फैलते हैं। याद रखिएगा, चाहे आपसे गेहूं का स्मट के बारे में पूछ जाए या फिर आपसे पूछता है जौ का लूज स्मट, ये दोनों ही बीमारी किससे फैलती है, याद रखिएगा, बीज के द्वारा फैलती है, मतलब आंतरिक बीज संक्रमण के द्वारा फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया कि फल वाले पौधों में कोलेटोट्राइकम प्रजातियां कौन सी बीमारी पैदा करती है। तो अब यहाँ पर याद रखिए, एक स्पीसीज के बारे में आपसे पूछा गया है, कोलेटोट्राइकम। तो याद रखिएगा, जो एंथ्रेक्नोज डिजीज है, एंथ्रेक्नोज मतलब श्यामवर्ण रोग, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, याद रखिए, एंथ्रेक्नोज। तो याद रखिएगा, जो एंथ्रेक्नोज जो डिजीज होती है ये किसके द्वारा होती है, याद रखिएगा, ये होती है कोलेटोट्राइकम स्पीसीज के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, याद रखिएगा, श्यामवर्ण रोग, एंथ्रेक्नोज रोग, ये होता है, याद रखिएगा, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीरे का झुलसा रोग का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा, जीरे का जो झुलसा रोग होता है इसका कारण क्या होता है, ये होता है अल्टरनेरिया बर्नसाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि भीषण आयरिस का अकाल 1845 से 46 में किसका कारण पड़ा था। आपको ये तो पता होगा, याद रखिएगा, एक आयरिस अकाल पड़ा था, कब पड़ा था, 1845 से 46 में पड़ा था, लेकिन ये किसके कारण पड़ा था, क्या आपको ये पता है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए कि आलू का जो लेट ब्लाइट रोग है, आप देख सकते हो यहाँ पर, याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन कि आलू का पछेती अंगमारी जो रोग होता है इसके कारण पड़ा था, आयरिस अकाल पड़ा था। याद रखिएगा, ये किसके कारण पड़ा था, आयरिस का जो अकाल पड़ा था ये किसके कारण पड़ा था, याद रखिएगा, आलू का पछेती अंगमारी रोग। और जिसके बारे में आपको कल भी बताया था कि जो लेट ब्लाइट रोग है, पछेती अंगमार रोग है, ये किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आलू में निम्नलिखित में से कौन सा सिस्ट बनाने वाला निमेटोड है। याद रखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि जो सिस्ट बनाता है वो कौन सा निमेटोड है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए कि आलू में जो सिस्ट बनाने का कार्य है वो किया जाता है ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेसिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, जो सिस्ट बनाने का कार्य है ये किया जाता है ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेसिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूंगफली में लगने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी होती है। तो याद रखिए, आपको ये तो पता होगा, याद रखिएगा, आपको ये तो पता होगा कि जो टिक्का बीमारी है, ठीक है, टिक्का बीमारी तो आप सब जानते हो, आपने पढ़ा है। तो याद रखिए, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है अगेती, एक होती है पछेती। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम बात करेंगे। याद रखिएगा, अगेती और पछेती पत्ता धब्बा रोग भी इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, जो टिक्का बीमारी है इसी का सेकंड नाम क्या होता है, याद रखिएगा, अगेती व पछेती धब्बा रोग। अगर आप जब बीएससी लेवल क्रॉस करोगे तब आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे। ठीक है, इसी का ही सेकंड नाम होता है, इसको यानी पत्ता धब्बा रोग भी बोला जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है टिक्का रोग, ठीक है, एक अगेती होता है, एक होता है पछेती। इसको याद रखिएगा, पत्ता धब्बा के रोग के नाम से भी जाना जाता है। बस इसे आप यहाँ पर यही याद रखिए कि जो टिक्का बीमारी है इसको याद रखिए अगेती और पछेती दोनों के नाम से जाना जाता है, और इसको याद रखिएगा पत्ती धब्बा रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कटवालट जिसका नाम क्या होता है, एग्रोटिस इप्सिलोन। कटवालट जिसका नाम क्या होता है, एग्रोटिस इप्सिलोन, ये किस फसल का प्रमुख हानिकारक कीट होता है। तो याद रखिएगा, ये होता है चने फसल का होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि जो कटवालट रोग होता है जिसका नाम क्या होता है, एग्रोटिस इप्सिलोन, ये किस फसल का कीट होता है। याद रखिएगा, ये होता है चना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि चने का ऐसा कौन सा घातक रोग है जो कि बहुत नुकसान पहुंचाता है। चने का ऐसा कौन सा रोग है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा कीट है। तो याद रखिए, आपने ये तो पढ़ा है पोड बोरर। चने में क्या होते हैं, पोड आते हैं, और इनमें जो छेद कर देता है उसे क्या बोलते हैं, पोड बोरर।
याद रखिए, आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने बताई थी कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि चना का प्रमुख हानिकारक कीट बताइए, तो आपको क्या याद रखना है कि चने में क्या होती है। याद रखिएगा, चना जहाँ पर बनता है वहाँ पर क्या होती है, पोड बनती है। देखा होगा, पोड में ही तो चना आता है। तो इस पोड में जो छेद कर देता है उसे क्या बोला जाता है, पोड बोरर। और यही याद रखिएगा इसका मुख्य कीट होता है, मतलब पोड बोरर इसका प्रमुख कीट है। और इस पोड बोरर का नाम क्या होता है, याद रखिएगा, ये होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए याद रखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि डीबीएम रोग मतलब डायमंड बेग मोथ। डीबीएम रोग मतलब डायमंड बेग मोथ ये कौन सी फसल का अतिक्रमण कीट है। गेहूं को, जौ को, सरसों या फिर चना। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सरसों नहीं है बल्कि ये सरसों कुल की फसल है। मतलब जो डीबीएम रोग है ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है ये किन फसलों को पहुँचाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं फसल को पहुँचाता है, जौ फसल को पहुँचाता है, सरसों कुल की फसलों को पहुँचाता है या फिर चना फसल को पहुँचाता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो डीबीएम रोग है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि पत्ता गोभी और फूल गोभी को नुकसान पहुँचाता है। डीबीएम है, ये प्रमुख कीट किसका होता है, याद रखिएगा, ये होता है पत्ता गोभी और फूल गोभी का होता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट कर ले, जो डीबीएम है, याद रखिएगा, सरसों कुल की फसलें। अब सरसों कुल कौन सा है, याद रखिएगा, ये होता है क्रूसीफेरी होता है। सरसों कुल कौन सा होता है, याद रखिएगा, क्रूसीफेरी होता है। और याद रखिएगा ये क्रूसीफेरी है, याद रखिएगा ये क्रूसीफेरी है। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी किस कुल से बिलोंग करती है, उसी से तो करती है। मतलब याद रखिएगा, पत्ता गोभी हो या फिर फूल गोभी, ये दोनों ही किससे परिवार से बिलोंग करती है, याद रखिएगा, क्रूसीफेरी से। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है डीबीएम मतलब डायमंड बेग मोथ, तो याद रखिएगा ये जो सबसे हानिकारक कीट होता है ये होता है, याद रखिएगा, सरसों कुल का। सरसों कुल कौन सा, क्रूसीफेरी का, या फिर पत्ता गोभी या फूल गोभी का होता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने क्लियर कर लिए हैं आसानी से। तो आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इसके साथ साथ यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।